नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी समाज का अध्ययन कर रहे हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने समाज के जो प्रकार बचे हुए हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए क्लास आज की प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो आज का अपना पहला टॉपिक है बहुव्रीहि समास। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने समास के पहली क्लास में अध्ययन किया था कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार होते हैं। उसमें हमने देखा था कि ये जो समास होती है, कौन सी बहुव्रीहि समास है जो आपकी, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो 2 पद होते, कौन से, पूर्व और उत्तर, दोनों पद अप्रधान होते हैं ना। पूर्व प्लस उत्तर दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद आपके अप्रधान होते हैं। और यहां से जब ये दोनों अप्रधान है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि तीसरा पद प्रधान होगा। क्या होगा? तीसरा पद प्रधान। और जब दोस्तों तीसरा पद प्रधान है, तब यहां पर एक बात और गौर करनी होगी आपको कि तीसरा पद है तो क्या विशेष हो जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों, जैसा कि हमने क्या कहा था जब हम लोगों ने द्विगु समास का अध्ययन किया था, तो इस पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि यदि हम कोई भी शब्द सुनते हैं, उस शब्द को सुनने या पढ़ने के पश्चात हमारे आंखों के सामने किसी की छाया चित्र बन जाए, किसी का भी छाया चित्र बन जाता है, तब वहां पर द्विगु समास नहीं होती। परंतु यदि छाया चित्र बन रहा है तो वहां पर कौन से समास हो? जब द्विगु समास नहीं तो वहां पर कौन सी होनी चाहिए? तो वहां पर आपकी होती है बहुव्रीहि समास। क्या होती है? बहुव्रीहि। और जैसा कि इसका नाम है, क्या लिखा है नाम, देखिए बहुव्रीहि लिखा है, मतलब बहुत से व्रीहि है। अब व्रीहि सुन के आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा व्रीहि के साक्ष्य मिले हैं अपनी प्राचीन कालीन सभ्यताओं में। व्रीहि मतलब चावल के साक्ष्य सर्वथा मिले। ठीक, तो अब यहां पर देखिए, जब हम ये बात करते हैं दोस्तों, बहु मतलब बहुत सारी चीजें, तो जो शब्द दिए उसके अतिरिक्त जो भी मिले, जो अर्थ उसका निकले, तो वहां पर होती है बहुव्रीहि समास। और यहां से एक बात और ध्यान रखिए, वो किस प्रकार के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके जितने भी योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते, क्या होते हैं? जितने भी योग ऋण शब्द होते हैं वो सब किसके उदाहरण होते हैं? बहुव्रीहि समास। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि योग ऋण शब्द है क्या? सर ने योग ऋण शब्द तो लिख दिया, योग ऋण शब्द क्या है? तो योग ऋण शब्द वे होते हैं जो दोस्तों क्या होता है, अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं। उनको तोड़ने पर प्रत्येक भाग उनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य प्रदान करता है, परंतु जब उन्हें जोड़ दिया जाता है तो अनेक अर्थों के स्थान पर किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही जाने जाते हैं। जिसे मान लीजिए कि कोई वैज्ञानिक है, वो मल्टी टैलेंटेड है विभिन्न क्षेत्रों में। जैसे हम लोग ध्यान देते हैं हमारे स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, है ना, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक, उन्होंने साइंस के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए, इसरो के भी रहे, है ना, इसरो में कार्य किया उन्होंने, और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। राष्ट्रपति पद के रूप में उन्होंने अच्छी रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। परंतु हम उन्हें एक विशेष क्षेत्र में जानते हैं, मिसाइल मैन के रूप में। किस रूप में जानते हैं? मिसाइल मैन के रूप में। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं, मल्टीपल क्षेत्र के अर्थ देते, परंतु वो अपनी पहचान एक विशेष अर्थ की ओर रखते। जैसे मान लीजिए एक हमने लिखा जलज, एक शब्द हमने लिखा जल, योग का मतलब होता है जोड़, मतलब वो जोड़ से बने होंगे। तो ये 2 शब्द जल प्लस जा से मिलकर जलज किससे बना है? जा प्लस जल प्लस जा, मतलब जल हो गया, और जा मतलब होता है जन्म। जो चीज जन्म लेगी किसमें? जल में। जल में जन्म लेने वाली प्रत्येक वस्तु को हम जलज कहेंगे। प्रत्येक प्राणी या प्राणी जो भी हो, क्या कहलाएगा? जलज कहलाएगा। परंतु ये अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थ, जैसे जलज हम मछली को भी कह सकते हैं, जलज हम किसे कह, सीपी को भी कह सकते हैं, किसी को भी जलज कह सकते हैं।
परंतु जलज अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से एक विशेष अर्थ, जैसे जिसे हम क्या कहते हैं, जलज का मतलब क्या हो जाता है आपका कमल। बहुत सारे अर्थ होते हैं, परंतु इसका सर्वविदित और सर्वमान्य अर्थ कौन सा लिया जाता है, कमल लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं योग रूढ़ से। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसके उदाहरण कौन कौन से हों, क्योंकि आपको पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके पहचान, यदि आपने पहचान लिया तो हमारा काम खत्म हो गया। पहचान, पहचान क्या हो जाएगी, पहचान जितने भी देवी देवताओं दानवों दैत्यों के जो नाम होते हैं, उपनाम होते हैं, मुख्य नाम के अतिरिक्त जिन जिन नामों से उन्हें हम संबोधित करते हैं, वो सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक शब्द हमने लिखा लंबोदर, क्या लिखा दोस्तों हम लोगों ने, लंबोदर लिखा। और जब लंबोदर लिखा तो हम संधि के हिसाब से देखते हैं, लंबा प्लस उदर, आ प्लस उ बराबर ओ, गुण स्वर संधि होगी। तो लंबा प्लस उदर, अर्थात इसका जब विग्रह करेंगे, लंबा है उदर जिसका। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी बहुब्रीहि समास के शब्दों का क्या करते हैं हम, समास विग्रह करते हैं, तब क्या होता है, लास्ट में जिसका जरूर लगता है। क्या लगता है, जिसका। तो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो इसका मतलब क्या होगा, लंबोदर हम कहे तो हमारे दिमाग में आ जाता है गणेश। गणेश का प्रतिरूप आया कि नहीं आया, मतलब लंबा मतलब बड़ा, उदर मतलब पेट, बड़ा पेट। अब ये दोनों संयुक्त रूप से बड़ा पेट कहते हैं, परंतु इसका अर्थ हमने क्या माना, गणेश माना। तो ये दोनों पद क्या हो गए, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं निकली, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं निकली, परंतु जब ये दोनों जुड़े तो एक तीसरे पद की वैल्यू निकली, जिसे हमने कहा गणेश। तो जब भी कभी भी किसी भी देवताओं के पर्यायवाची आपको पता होंगे, यदि तो जिस भी देवता के पर्यायवाची आपको पता है, वे सभी पर्यायवाची किसके उदाहरण हो जाएंगे, बहुब्रीहि। मतलब दोस्तों जितने भी पर्यायवाची होते हैं देवताओं के और दानवों के, वो सभी किसके हो जाते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। जैसे मान लीजिए दो चार उदाहरण लिखकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। श्रीस, क्या लिखा हमने, श्रीस। तो इसमें संधि आप करेंगे तो श्री धन ईस, इस मतलब ईश्वर पति परमेश्वर ये होता है। श्री का मतलब होता है, श्री किसका पर्यायवाची, लक्ष्मी का। लक्ष्मी के कुछ और पर्यायवाची हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। श्री रमा कमला कमलासना, पद्मा पद्मासना, विष्णु प्रिया, ठीक, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं। तो लक्ष्मी के जो पति हैं, श्री का मतलब क्या हुआ, लक्ष्मी के जो पति हैं, अर्थात विष्णु भगवान। कौन, विष्णु भगवान। तो इसलिए श्री शब्द में आपकी कौन सी हो जाएगी, कौन सा समास हो जाएगा, आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा दोस्तों गजानन, क्या कहा हमने, गजानन। दशानन, क्या लिखा हमने, गजानन। गजानन सुनते ही आपके दिमाग में किसका छाया चित्र बन गया, तो बन गया होगा गणेश जी का। ठीक, एक दंत, एक है दंत जिसके अर्थात श्री गणेश। दशानन, 10 है आनन जिसके अर्थात क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा दोस्तों रावण। दशानन रावण क्या बन जाएगा आपका, रावण। कुछ और उदाहरण लिखते हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण। जैसे मान लीजिए हम क्या लिख देते हैं दोस्तों, शुचिपति। आप लोगों को पता होगा शुचि किसका पर्यायवाची है, तो शुचि, देवी शुचि पर्यायवाची है किसका, इंद्र की पत्नी अर्थात इंद्राणी का। शुचि किसका पर्यायवाची, इंद्राणी का पर्यायवाची। और शुचि किसकी पत्नी है, शुचि इंद्रदेव की पत्नी है। तो शुचिपति का मतलब क्या हो गया, शुचिपति इंद्र का पर्यायवाची हुआ। क्या हुआ, शुचि के पति हैं जो, अर्थात कौन है वो, इंद्र। ऐसे ही आपसे पूछ लिया गया रतिपति, तो रति के पति हैं जो, वो कौन है, वो है कामदेव। कौन है, कामदेव। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया गया कि मनोज शब्द में कौन सी समास है। अब देखिए जिस जिसमें जा आ जा, ये प्राय समझ लीजिएगा ये कौन सी समास होगी, बहुब्रीहि। मनोज हो गया आपका, जलज हो गया, पंकज हो गया, ये सब किसके हैं उदाहरण है, ये सभी आपके उदाहरण होंगे बहुब्रीहि समास। अब मनोज में आपको संशय होगा, मनोज का जब विग्रह करेंगे, अविच्छेद करेंगे, तो मनः धन जा,
मन में जो जन्म ले, और मन में जन्म लेती हैं काम वासनाएं। क्या जन्म लेती हैं? वासनाएं जन्म लेती हैं। ठीक, और इसके प्रमुख देव कौन है? इसके प्रमुख है कामदेव। जितने भी कामदेव के पर्यायवाची है, मनोज, मनमत, मन को जो मथ देता है वो कौन है? वो है कामदेव। इसी प्रकार श्री कृष्ण के जितने भी आपके नाम आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? नाम। जैसे यदुनंदन, मुरारी, ये याद रखिएगा, मुरारी ऐसे लिखा जाता है। हम लोग क्या लिखते हैं? बड़ा कर देते हैं। तो मुरारी के बारे में ये किंवदंती है दोस्तों कि मुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, ठीक, जिसका वध श्री कृष्ण ने कर दिया था। क्या कर दिया था? मुर नामक राक्षस का वध श्री कृष्ण के ने द्वारा कर दिया गया था। तब से श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? मुरारी के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार है आपका मधुसूदन। मधुसूदन मतलब होता है वध। मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का वध भी श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था, इसलिए क्या कहा जाता है? मधुसूदन किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को कहा जाता है। इसी प्रकार दो चार एग्जाम्पल। पंचानन, पंचानन किसे कहा जाता है? शिव को। आशुतोष, शिव। तो ये सभी आपके किसके उदाहरण हो जाएंगे? ये आपके उदाहरण हो जाएंगे बहुब्रीहि समास के। इसी प्रकार से सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं, है ना। जैसे कहा हमने वीणा पाणी, पाणी ये याद रख लीजिएगा आप, कुछ शब्द ऐसे हम लिख दे रहे हैं, वीणा पाणी। अब ये पाणी आ गया, इस पाणी का मतलब क्या होता है? इस पाणी का मतलब होता है हाथ। ठीक, वीणा है पाणी में जिसके अर्थात सरस्वती, तो वीणा पाणी में आपकी कौन सी समास हो गई? बहुब्रीहि समास। इतने बहुत सफिशिएंट उदाहरण है दोस्तों। अब थोड़ा सा इस शब्द के बारे में देख लीजिए, पाणी के बारे में, क्योंकि इसका प्रश्न पूछा गया। एक होता है पाणी और एक होता है पाणी, और इसका पूछा गया कि पाणी और पाणी का अर्थ क्या होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पाणी का मतलब होता है दोस्तों, इस पाणी का मतलब हो जाता है आपका हाथ, हाथ हो जाता है। और इस पानी का मतलब होता है पानी, क्योंकि राजस्थान में ना को ड़ा बोलते। क्या बोलते हैं? ना को ड़ा बोलते, जिस कारण से वो लोग पानी को क्या बोलते? पानी बोलते। तो इसका मतलब होता है क्या? जल या पानी। क्लियर? ये याद रखिएगा, पानी और पानी पूछा गया है। ठीक, इस प्रकार से अपनी बहुब्रीहि समास समाप्त होती है। बस आप संक्षिप्त में एक बार पुनः सुन लें। जब भी आपको बहुब्रीहि समास के बारे में अध्ययन करना है तो आप केवल ये याद रखेंगे कि जो भी शब्द दिया रहेगा उस शब्द को पढ़ते ही हमारे सामने, हमारे आंखों के सम्मुख, हमारे मन मस्तिष्क में किसी की छाया चित्र बन जाएगा, किसी ना किसी का छाया चित्र बन जाएगा। और यदि किसी का प्रतिरूप हमारे सम्मुख दिखाई देने लगे तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। जितने भी देवी देवताओं के उदाहरण होते हैं वो किसके होते हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। और जितने भी योग ऋण शब्द होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गए। अब अगला समास जो हमें पढ़ना है दोस्तों, हम लोग हेडिंग डालते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, और आखिरी फिर अपनी बचेगी दोस्तों द्वंद्व समास। अब लिखा हमने कर्मधारय। कर्मधारय के बारे में हम लोगों ने पहली क्लास में अध्ययन किया था समास के अंतर्गत कि इसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि कर्मधारय समास को और किस नाम से जाना जाता है तो आप क्या कहेंगे? कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न ये आता है दोस्तों, कभी कभार मेंस में भी याद रखिएगा और प्री में भी, मेंस के हिसाब से, बाकी अदर एग्जाम जो वनडे एग्जाम होते हैं, कि कभी इसके परिभाषा से पूछ लिया जाए क्या होता है। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो पूर्व पद होता है, क्या होता है? पूर्व पद। और क्या होते हैं समास में? दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और जब इन दोनों पदों के मध्य किस प्रकार का संबंध हो?
इन दोनों पदों के मध्य ऐसा संबंध हो। कैसा होना चाहिए? उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो। ठीक, तो यहां पर आप याद रखें, जब कभी भी आपसे पूछ लिया जाए वह कौन सी समास है जिसके समस्त पद के पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। क्या प्रश्न आ गया आपसे कि वह कौन सी समास है जिसके पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है? तो वह कौन सी समास होती है? वह आपकी होती है कर्मधारय समास। कौन सी समास होती है दोस्तों? वो होती है आपके कर्मधारय समास। क्लियर हो गया? अब यहां पर आपको थोड़ा ये सोच रहे होंगे कि उपमान और उपमेय क्या होते हैं, चूंकि विशेषण और विशेष के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम लोग करते हैं उपमान और उपमेय की। तो चलिए थोड़े प्रेम के रस में डूबने का प्रयास करेंगे हम लोग कि उपमा क्या होती। उपमा क्या होती है? मान लीजिए ऐसा हुआ, हम किसी के साथ कहीं पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो वहां पर हमने क्या कह दिया कि आपका जो चेहरा है, आपका जो मुखड़ा है, आपका जो फेस है, वो तो बिल्कुल, या वो कैसा है, वो चांद के जैसा है। आप के उपस्थिति स्वर्ग समतुल्य है। तो हमने क्या कहा, यहां पर हमने कुछ बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला। क्या किया दोस्तों? बढ़ा चढ़ा कर बोला कि नहीं बोला कि आपकी चाल हिरनी जैसी है। क्या कहा? आपकी चाल हिरनी के समान है। हो या ना हो, हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातों को बढ़ा चढ़ा दिया। जब बातों की तुलना कर दी और अब घर पर आइए, तब यहां पर और अच्छा आएगा। हमेशा आप लोग सुने होंगे, अभी प्रतियोगी परीक्षाओं का सीजन भी चल रहा है और बोर्ड परीक्षाएं भी लगातार संपन्न हो रही हैं। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो ये चुटकुले गॉसिप्स बहुत ज्यादा होती हैं कि पड़ोसी के यहाँ इतना परसेंट आया बच्चे का, कहते हैं ना शर्मा जी का बेटा इतने परसेंट लाया। तो आप ये देखिए, क्या शर्मा जी का बेटा आपके समक्ष उपस्थित होता है, आपके सामने उपस्थित होता है? तो नहीं होता है। आपके पास होता है क्या? नहीं, वो दूर होता है। जैसे हमने कहा ना कि तुम्हारा मुख चांद के जैसा भले ना हो, यदि चांद पास में होता तो चांद बुरा मान जाता। तो इसलिए दोस्तों उपमान क्या हुआ? चांद पास में था क्या? नहीं था। मतलब ये क्या होता है? दूर स्थित होता है। क्या होता है? दूर होता है, अप्रस्तुत होता है और श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ या प्रसिद्ध होता है। क्योंकि जब हमने शर्मा जी के बेटे से तुलना की तो उसके परसेंटेज हमसे ज्यादा आए। क्या हुआ? उसके परसेंट हमसे ज्यादा है, तब तो उससे तुलना की गई कि नहीं की गई? जब हमने उसके चेहरे की तुलना चांद से की, मतलब चांद तो फेमस है ना, है कि नहीं? तो यहां पर क्या होगा? तो ये कहलाता उपमान। क्लियर हो गया? उपमान आप समझ गए? उपमान क्या होते हैं? ये सब आपके हो गए उपमान। उपमेय क्या होंगे? जो हमारे पास उपस्थित होंगे। क्या होंगे? पास होंगे, जिनकी हम तुलना करेंगे। तो अब छोटे शब्द में आप समझे क्या होंगे? जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। ठीक, ये बात आप याद रखें। जैसे मान लीजिए हमने लिखा चरण कमल। क्या लिखा हमने? चरण कमल। और जब हमने चरण कमल लिखा दोस्तों, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है? चरण कमल। अब चरण कमल में आप देख पा रहे होंगे चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। चरण कैसे? चरण रूपी कमल की, कमल रूपी चरण, मतलब चरण कमल के समान, अर्थात कमल रूपी चरण है। तो चरण क्या हो गए? चरण आपके हो गया यहां पर उपमेय, और कमल क्या हो गया? उपमान। तब देखिए दोनों शब्द यदि उपमेय उपमान से आपस में जुड़े हुए हैं तो वहां पर कौन से हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो हमेशा याद रखिएगा, विशेषता हो जाए, हाई फाई बातें हो जाए, तो वहां पर आपका हमेशा होगा कर्मधारय समास।
जैसे मान लीजिए, अब हम आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। तो अब हम लोग कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने पहले विशेषण विशेष के उदाहरण देखते हैं। अब मान लीजिए इसका उदाहरण देखा हमने, हमने क्या कहा, काली टोपी। क्या कहा हमने, काली टोपी। तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, टोपी कैसी है, टोपी काली है। टोपी क्या हो गया, टोपी हो गया आपका विशेष, और काली क्या हो गया, विशेषण। टोपी की विशेषता क्या हो गई, कालापन। तो टोपी कैसी है, काली। जब विशेषण विशेष आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पर हो गया आपका कर्मधारय समास। जैसे हमने कहा, दूसरा उदाहरण लिखते, अधपका या अधमरा। अधपका का पका कितना है, विशेषता क्या हो गई, जो सामग्री पकी हुई कितनी है, आधी पकी हुई है। अधपका मतलब आधा पका। पका कितना, तो आधा पका। कैसे और कितने का आंसर आपको मिलेगा, तो वहां पर आपकी हो जाएगी कौन से, कर्मधारय समास। जैसे मान लीजिए हमने लिखा छोटे भैया। क्या लिखा हमने, छोटे भैया। जब छोटे भैया लिखा दोस्तों, तो छोटे भैया का मतलब क्या होगा, भैया कैसा है, भैया छोटा है। भैया कैसा है, छोटा है। फिर हमने लिखा, जैसे मान लीजिए का पुरुष। का पुरुष, पुरुष कैसा है, का मतलब हो गया कायर। क्योंकि आपने कभी सुना होगा, जब भी आप महाभारत पढ़ेंगे तो वहां पर ये शब्द बहुत आते हैं, का पुरुष का। ठीक है, तो यहां पर पुरुष कैसा है, पुरुष कायर है। तो इसमें क्या होगा, पुरुष है जो कायर, अर्थात जो पुरुष कायर है, क्या है, वो क्या है, का पुरुष है। तो पुरुष की विशेषता क्या होगा, कायरता। तो यहां पर भी आपकी कौन सी समास हो जाएगी, यहां पर भी आपकी हो जाएगी कर्मधारय समास। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए वीर बाला। बाला कैसी है, वीर है। बाला कैसी है, वीर है। तो यहां पर भी आपका होगा कौन सा, कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए हम लिखते हैं, अब उपमेय उपमान के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, तो जिससे कि ये भी समास हमारे समाप्त हो जाए। तो हमेशा याद, नीली टोपी। जैसे एक और हमने लिख दिया, मान लीजिए लाट साहब। साहब कैसे हैं, लाट हैं जो साहब, वो क्या हो गए, लाट साहब। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया नीलांबर। नीला है जो, अंबर कैसा है, अंबर नीला है। तो यहां पर भी आपकी कौन सी हो जाएगी, कर्मधारय समास। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले उदाहरण कुछ करते हैं, जिसके अंतर्गत उपमेय और उपमान के उदाहरण हम कवर कर लें। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लिखते हैं, मृगनयनी। क्या, मृग के समान नयनी वाली। तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। हमने लिख चरण कमल। तो क्या, कमल रूपी चरण। तो देखो मृगनयनी या मृग नयन, यहां पर क्या हो गया, आपकी तुलना हो गई। ऐसे हमने लिखा, मान लीजिए कमल नयन। क्या देख लिखा हमने, कमल नयन। तो नयन कैसे हैं, जब नयन कमल के समान हो गए, तब आपके कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने एक और लिख देते हैं, स्त्री रत्न। राजीव नयन, ये सब किसके उदाहरण, स्त्री रत्न। स्त्री रूपी रत्न, दोनों चीजें हो गई। तो यहां पर आपका कौन सा समास हो गया, यहां पर आपका हो गया कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, अब एक उदाहरण लिखते हैं जिसमें आपको समस्याएं हो सकती हैं। जैसे हमने लिखा पीतांबर, और एक उदाहरण लिखते हैं नीलकंठ। अब आप देखेंगे, देखिए पीतांबर जब आपने लिखा तो आपको लगेगा पीत है जो अंबर। अंबर कैसा है, अंबर मतलब होता है वस्त्र। इस अंबर का मतलब क्या हो गया, वस्त्र हो गया। तो अंबर कैसा है, पीला है। परंतु जैसे हमने पीतांबर पर शब्द पढ़ा, तो हमारे दिमाग में विष्णु भगवान की आकृति रूप लेने लगी, अर्थात उनका छाया चित्र हमें दिखने लगा। तो अब यहाँ पर हमारे दिमाग में पहले तो दोनों आ गया था,
कर्मधारय भी आ गया और बहुब्रीहि भी आ गया। परंतु जहां छाया चित्र दिखा, तो छाया चित्र दिखा तो वहां ही कौन सा आंसर हो गया? बहुब्रीहि। तो अर्थात पीताम्बर का सर्वोचित उत्तर क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। कभी भी एग्जाम में आ जाए पीताम्बर शब्द में कौन से समास है? विकल्प ए कर्मधारय, विकल्प बी बहुब्रीहि, सी में द्वंद्व, द्विगुण, डी में, तब आप आंसर क्या लगाएंगे? तब आप लगाएंगे बहुब्रीहि समास। अब यदि विकल्प में बहुब्रीहि समास ना हो तभी आप जाएंगे कर्मधारय में, अन्यथा आपका उचित आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि। इसी प्रकार नीलकंठ में, नीलकंठ में आंसर क्या होगा? नीलकंठ किसे कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। महादेव किसको? अब जैसे महादेव है, महादेव में आप किस में जाएंगे? महान है जो देव, परंतु महादेव सुनते ही आपके मन मस्तिष्क में किसका प्रतिबिंब बनता है? बनता है शिव का। तो महान है जो देव अर्थात वो कौन है? शिव शंकर। तो यहां पर भी आपकी कौन सी आएगी? बहुब्रीहि समास। ठीक, इस प्रकार से आपकी कर्मधारय समास समाप्त होती है और हमारी आखिरी समास और आज की क्लास भी समाप्त। आखिरी समास है आज की छठवां प्रकार जो हमारा है वो है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, और इसमें क्या होता है दोस्तों? ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान। तो जब भी आपको परिभाषा लिखनी रहे या परिभाषा के रूप में पूछ लिए जाए तो आप की पॉइंट केवल ये याद रखें। क्या पूछ लिया जाए? वह कौन सी समास है जिसके समस्त पद के दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं? तो कौन सी है दोस्तों? वो आपकी द्वंद्व समास। कौन सी समास कहलाती है? वो द्वंद्व समास कहलाती है। अब इसकी पहचान सबसे महत्वपूर्ण है। पहचानने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा पदों के मध्य योजक चिन्ह लगा होता है, और चिन्ह देखिएगा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक होता है। योजक चिन्ह कैसे होता है? तो यहां पर हम बना दे रहे हैं। ये छोटा माइनस जो होता है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। जब भी आपको पदों के मध्य योजक चिन्ह दिख जाए तो आप पहचान जाएंगे वहां पर कौन सी समास है? द्वंद्व समास है। जैसे उदाहरण कुछ लिखते हैं हम यहां पर, आप अच्छे से जानते हैं माता पिता, ऐसा लिखा रहता है। ये हो गया आपका योजक चिन्ह। कहां लगा? ये चिन्ह क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका योजक चिन्ह। और जब भी इसका विग्रह करते हैं, मान लीजिए ये तो दो पद थे, दो शब्द है, और इसके स्थान पर तीन आ जाए, मिर्च, लहसुन, मिर्च, लहसुन, नमक, तब आप इसका समास विग्रह क्या करें? तब आप करेंगे मिर्च लिखेंगे, मिर्च का कॉमा लगाएंगे, फिर लहसुन लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा नहीं लगाएंगे। यहां पर आखिरी पद के पहले क्या लिखेंगे? और। यह लिखा आपने और क्या लिखेंगे? नमक। तीन से अधिक पद आए तब क्या करेंगे? सबके बीच कॉमा लगाते जाएंगे और आखिरी पद के पूर्व आप क्या लिखेंगे? और लिखते हैं। क्लियर? ये आपके हो गए द्वंद्व समास। अब हम इसका देखते हैं प्रकार। क्या देखते हैं दोस्तों? प्रकार। तो द्वंद्व समास के तीन प्रकार होते हैं, ये पूछा गया है। कितने होते हैं? तीन प्रकार होते हैं और तीनों बहुत ही सरल। पहला होता है आपका इतरेतर, दूसरा होता है आपका वैकल्पिक, और तीसरा होता है समाहार। कौन कौन सा होता है? इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। अब जैसे इतरेतर देखा आपने तो आपके दिमाग में पहले तो संधि गूंज गई होगी कि इसमें कौन सी संधि होनी चाहिए। तो एक सींग लगी हुई है मतलब गुण संधि है। तो इतर धन इतर दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं? ऐसे बन रहा है, देखिए इतर और इतर ऐसा बन रहा है, मतलब दोनों के क्या है? दोनों ही उतने ही प्रधान है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल। क्या है? दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो यहां पर जब भी आप समस्त पद का विग्रह करेंगे तो पदों के मध्य और
एवं व योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए द्वंद्व समास का वह कौन सा प्रकार है जिसके अंतर्गत और एवं व योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी हो जाएगी? इतरेतर। फिर वैकल्पिक मतलब हो जाता है ऑप्शन, मतलब एक या दो, तो वैकल्प का मतलब क्या हो गया? या अथवा। अब आपसे पूछ लिया जाए द्वंद्व समास का वह कौन सा प्रकार है जिसमें या अथवा योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो आपकी कौन सी है? वैकल्पिक। फिर समाहार, समाहार में हम करते हैं वगैरह वगैरह। अब ये कैसे होता है समाहार? तो इसके पहचान है दोस्तों, एक शब्द सार्थक होता है और एक शब्द निरर्थक होता है। क्या है इसकी पहचान? सार्थक और निरर्थक शब्दों का योग इसमें होता है। लिख लीजिए, सार्थक निरर्थक शब्दों का योग। कैसे दोस्तों? वगैरह। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, तो आप बच्चों से क्या बोलेंगे कि चाय पानी लाइए, चाय वाय लाइए, कुछ ऐसा बोलते हैं, पानी वानी लाइए। तो चाय तो ठीक है, वाय क्या होता है? चाय तो ठीक है, वाय क्या होता है? वाय का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि चाय के साथ स्नैक्स ले आइए, कुछ नमकीन ले आइए, बिस्किट्स ले आइए, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो वाय ने क्या किया? वाय ने चाय का जो अर्थ है उसको विस्तारित कर दिया, मतलब चाय के अतिरिक्त उसके साथ कुछ ना कुछ नाश्ता अवश्य ले आइए। तो यहाँ पर जो निरर्थक शब्द होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, उनका वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु सार्थक शब्दों के साथ जब प्रयोग किए जाते हैं तो उनके अर्थ को विस्तारित कर। जैसे हमने कहा कपड़ा लत्ता, चाय वाय, पानी वानी, खाना वाना, तो ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? आपके समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाते हैं। इन दोनों में कोई समस्या आपको नहीं रखनी है, क्योंकि पाप और पुण्य जैसे कहा तो इतरेतर भी हो सकता है, वैकल्पिक भी हो सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, केवल ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एक थोड़ा सा कठिन उदाहरण है, वो बता दे रहे हैं आपको। जैसे हमने लिखा धर्माधर्म, इसमें कौन सी समास से पूछ लिया जाए? तो अब चूंकि इसमें योजक शब्द भी नहीं लगा है तो इसे पहचानना पड़ेगा। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? धर्म प्लस अधर्म, अर्थात दोनों प्रधान है कि नहीं है? धर्म या अधर्म बोलिए, या धर्म और अधर्म बोलिए। इस प्रकार से आपकी ये द्वंद्व समास क्या होती है? समाप्त होती। चलिए क्लास समाप्त करते करते आपको कुछ समास का एक बहुत अच्छा सा प्रकार बता देते हैं जिससे प्रश्न आ सकते हैं। जब दोस्तों समास समाप्त होती है तो दो और एक आ जाते हैं। एक आ जाता है नई तत्पुरुष समास, ठीक है, और एक आपका हो जाता है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। कौन कौन से हो जाते हैं? एक हो जाता है नई और एक हो जाता है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। जब भी नई तत्पुरुष समास की बात आती है तो आप याद रखिए, यदि न अन या अन किसी में उपसर्ग दिख जाए तो आप समझ जाइएगा वो शब्द किसका उदाहरण है? नई तत्पुरुष समास का। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने लिखा नालायक, मतलब इसका विग्रह क्या हो जाएगा? लायक नहीं। या मान लीजिए दोस्तों बना क्या, ये आ भी जोड़ लीजिएगा, अज्ञान, इसका क्या हो जाएगा? ना ज्ञान। जब भी आप इनका विग्रह करते हैं तो ना का बोध है। तो नए तत्पुरुष समास में क्या होता है? यदि किसी शब्द के प्रारंभ में अ, न, ना, अन उपसर्ग लगे हो तो वह शब्द किसका उदाहरण होगा? वह शब्द आपका उदाहरण होगा नए तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। और हमेशा याद रखिए, इस तत्पुरुष समास से हमेशा निषेध के अभाव बोध होता है। कौन सा भाव पता चलता है आपको? निषेध का भाव ज्ञात होता है। जैसे मान लीजिए आप लिख लिया हमने अनहोनी, अनहोनी मतलब ना होनी, अनहोनी का मतलब क्या होगा? ना होनी, अन्याय, न्याय नहीं, वो क्या हो जाएगा? आपका नई तत्पुरुष। अब चलिए एक शब्द आया है अनहोनी, तो आप पता करिएगा कि अनहोनी गर्म जल स्रोत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। मध्यम पद लोपी में क्या हो जाता है दोस्तों? उसमें यह हो जाता है कि जब हम समास का विग्रह करते हैं तो उसके कई सारे पद हमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा दोस्तों दही बड़ा, चूंकि आप वहां भी हम लोग पढ़ चुके हैं फिर भी यहां देखते हैं, जब वो विकल्प में नहीं तो आपका यह विकल्प होगा। अब यदि ये दिया है तो सर्वथा उचित आंसर आपका यही होगा, क्योंकि हमने वहां पर पढ़ा अधिकरण तत्पुरुष समास में।
तो दही बड़ा का मतलब क्या होगा, दही में डूबा हुआ बड़ा। दही और बड़ा तो होता नहीं, क्योंकि आप होटल जाएं खाने तो दही और बड़ा अलग अलग से नहीं दिया जाता कि दही अलग दें और बड़ा अलग दें। आप हमेशा देखेंगे जो बड़ा होता है दही में डिप होता है पूरी तरीके से, तो बड़ा किसमें होता है, दही में डूबा होता है। तो इसका पूरा क्या बनेगा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो इतना सारा था लेकिन जब जोड़ा तो इतना बचा, इसलिए इसे हमने कहा मध्यम पद लोपे तत्पुरुष समास। ऐसे ही दोस्तों जैसे मान लीजिए हमने ये बोल दिया रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। बैलगाड़ी, बैलों की सहायता से चलने वाली गाड़ी। जैसे हमने कहा तुलादान, तुलादान में कौन सा हो जाएगा, आपसे पूछा जाए तो तुला का दान नहीं होता है। आप सभी जानते होंगे तुलादान के बारे में, मतलब तुला के बराबर जो भार होता है उसमें क्या करें, उतना दान करें, वो कहलाता है आपका तुलादान। मतलब तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान तुलादान कहलाता। तो इतना छोटा सा शब्द जो है अपने अंदर बहुत सारी बातों को समाहित किए हुए, इसलिए किसका उदाहरण होगा ये, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा समास का टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ जिसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।